ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 27 से लेकर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और देखो, अनऑथोराइज सेल इज नो सेल। अगर कोई ऑथोराइज नहीं है ट्रांसफर करने के लिए तो नो सेल। डिस्कस विद एक्सेप्शन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। या इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर इज बाउंड टू आंसर फॉर हिज टाइटल टू द गुड्स सोल्ड। डिस्कस सेलर मस्ट पर्सन हु हैज द राइट टू सेल। सेक्शन 14 क्लॉज 1 में भी ये बोला गया, 14A में, कि सेलर वो पर्सन हो जिस पर राइट टू सेल होना चाहिए। जिस पर राइट टू सेल नहीं है वो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। तो दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सिम नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। मतलब ठीक है, वन कैन नॉट ट्रांसफर टाइटल बेटर देन ही हैज। वन कैन नॉट ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हैज। सेल बाय ऑनर, यस, नो प्रॉब्लम, ऑनर सेल कर सकता है। सेल बाय नॉन ऑनर, क्या नॉन ऑनर भी सेल कर सकता है? यस, इफ ऑथोराइज्ड बाय द ऑनर, इफ कंसेंटेड बाय द ऑनर, देन नॉन ऑनर भी सेल कर सकता है। देखो, सेल बाय ऑनर, जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन सेल। नॉन ऑनर, if consent of real owner, he can sell. If no consent, then not sell. Then that is the problem. Without the authority of the owner, here arise the problem. This is called unauthorized sale. तो unauthorized title आपका सेल नहीं हो सकता है। तो this gave rise to the concept of nemo det quid non habit। मतलब on this point there are two approaches. First, mercantile notion कि law protect the innocent buyer, yes, that makes unauthorized sale to good sale. Legal notion, general rule, unauthorized sale is no sale, ठीक है, protect the owner। तो लॉजिक क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। इट इज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, किसको प्रोटेक्ट करना है? तो देयर इज क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज ठीक है। तो देन सेक्शन 27 to 30, सेक्शन 27 to 30 हैज बैलेंस द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। उसको बैलेंस कौन कर रहा है? सेक्शन 27 to 30। तो गैदर जनरली द ऑनर प्रोटेक्टेड, जनरली हम ऑनर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेप्शनली द इनोसेंट टू बी प्रोटेक्टेड। जनरली हम ऑनर, जो ऑनर है प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बिकॉज ही हैज ओनली द सोल राइट टू सेल द गुड्स। देन एक्सेप्शनली हम इनोसेंट बायर को भी प्रोटेक्ट करते हैं इफ जस्टिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जस्टिस। दिस कंफ्लिक्ट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको? सोशल इंजीनियरिंग। तो देन इफ टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज गुड, अगर ट्रांसफरर का टाइटल गुड होगा तभी तो वायर का टाइटल गुड होगा। इफ टाइटल ऑफ ट्रांसफर इज डिफेक्टिव, द टाइटल ऑफ द वायर इज ऑल्सो डिफेक्टिव। तो बायर का ट्रांसफर टाइटल भी क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। इन दैट केस अगर आप सेक्शन 27 को देखोगे एक बार, सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर subject to the provision of this act and of any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquire no better title to the goods than the seller had, unless the owner of goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। ये बोलता है अगर अनलेस द ऑनर, जो रियल ऑनर है, जनरली क्या है कि जो अनऑथोराइज सेल है नो सेल, अनऑथोराइज सेल क्या होगी? नो सेल। लेकिन यस, बाय कंडक्ट अगर वो ऑनर उसको प्रिक्लूड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, अगर जैसे ऑथोराइज कर लेता है तो नॉन ऑनर भी यहाँ पे सेल कर सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइसो, प्रोवाइडेड दैट, दो एक्सेप्शन है इसकी। एक्सेप्शन टू दिस रूल, फॉलो आर द एक्सेप्शन, जो भी मैं बता रहा हूँ प्रोवाइसो में। Provided that where the mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods or of document title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by owner of the goods or make the same, provided that
buyer acted in good faith and has not at the time of the contract of the sale noticed that the seller has no authority to sell. तो बायर का पार्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, गुड फेथ में, ठीक है। सबसे पहले अगर ऑथोराइज कर लेकर ही कैन सेल, अगर ऑथोराइज किया है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो देन इफ द टाइटल ऑफ सेलर इज डिफेक्टिव देन टाइटल ऑफ बायर इज आल्सो डिफेक्टिव। दिस इज द थ्योरी ऑफ नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हैज। जब खुद के पास टाइटल नहीं है तो वो टाइटल पास भी नहीं कर सकता है। तो टाइटल ऑफ ट्रांसफर इज गुड, टाइटल ऑफ बायर इज गुड। टाइटल ऑफ ट्रांसफर इज डिफेक्टिव, टाइटल ऑफ बायर इज डिफेक्टिव। तो टाइटल ऑफ सेलर इज गुड। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी क्या होना चाहिए, जो सेलर उसका टाइटल परफेक्ट होना चाहिए। तो सेलर मस्ट आंसर टू टाइटल। तो सेक्शन 14 क्लॉज ए में दिया हुआ है कि आपका दैट ही हैज अ राइट टू सेल। हम इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइडली सोचेंगे जो सेलर उसके पास राइट है सेल करने का। इन केस ऑफ सेल ही मस्ट आंसर दैट he has a right to sell or right to pass the ownership to the buyer। उसके पास ये इसका आंसर होना चाहिए, किसके पास, सेलर के पास। तो मेन रूल ऑफ नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब ऑथोराइज सेल सोल्ड बाय पर्सन नॉट बीइंग द ओनर एंड सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ और अथॉरिटी ऑफ द ओनर, तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल। बायर के पास भी कोई बेटर टाइटल नहीं होगा। बट देयर मे बी एक्सेप्शन इन दिस रूल। बेसिक एक्सेप्शन क्या है, बेसिक एक्सेप्शन क्या है, बेस क्या होना चाहिए एक्सेप्शन का, कि गुड फेथ में। बायर कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में। इनोसेंट बायर प्रोटेक्टेड, इनोसेंट बायर प्रोटेक्टेड हियर थ्रू एक्सेप्शन। नो नॉलेज ऑफ द टाइटल ऑफ द सेलर, बायर को नो नॉलेज ऑफ टाइटल ऑफ सेलर, उसको पता नहीं होना चाहिए कि इसका डिफेक्टिव टाइटल है। तो एक्सेप्शन टू द नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट आर एक्सेप्शन टू अनऑथराइज्ड सेल। अगर वो एक्सेप्शन अप्लाइज होती है तो देन सेलर कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, ठीक है। तो बस अनऑथराइज्ड सेल भी गुड सेल बन जाएगी अगर वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। अब देखो इसमें बोला कि एक्सेप्शन दिस रूल, नंबर 1 दो एक्सेप्शन है, आप लिख सकते हो। नंबर 1 एस्टॉपल, एस्टॉपल, ठीक है। एस्टॉपल है इट गिवन इन सेक्शन 27 इटसेल्फ। 27 में एस्टॉपल दिया हुआ है आपका। अगर 27 देखोगे आप, अनलेस द ऑनर ऑफ गुड्स इज बाय हिज कंडक्ट, लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये, अनलेस द ऑनर इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, ठीक है। मतलब उसकी प्रेजेंस में सेल कर रहा है, वो उसके कंडक्ट से कैसा श्योर है कि वो डिनाई नहीं कर रहा है, वो उसको अलाउ कर रहा है कि यस यू कैन सेल, मतलब इस तरह से उसका कंडक्ट से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस्टॉपल इस पॉइंट पे। तो एस्टॉपल नॉट परमिटेड टू डिनाई द सेलर अथॉरिटी, इट नोन एज एस्टॉपल, इट अराइज फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन दैट द सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल। मान लो सपोज फादर है, फादर ऑनर है एप्पल के ऑर्चर्ड का। अब ठीक है, बी आता है, फादर का कोई सन है, सन के पास, इसको बोलते हैं मुझे 100 बॉक्स एप्पल चाहिए। कितने बॉक्स, 100 बॉक्स एप्पल। ऑनर कौन है 100 बॉक्स का, फादर। इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर सन सेल, इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर सन सेल टू बी। सन ने वो इन द प्रेजेंस ऑफ फादर के बार उसको रिफ्यूज प्रिक्लूड कर सकता था, लेकिन उसे प्रिक्लूड नहीं किया, उसको रोका नहीं। तो मतलब एस्टॉपल हो लग जाएगा किसके ऊपर, फादर के ऊपर, कि आप उसको डिनाई कर सकते थे, आपने डिनाई नहीं किया। फिर यहाँ पे बाय एस्टॉपल, ही कैन नॉट डिनाई बाय कंडक्ट। एस्टॉपल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, एस्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, बाय एक्ट, बाय कंडक्ट, ठीक है। तो उसके कंडक्ट से क्या शो हो रहा है, उसने उस सेल को एक तरह से अथॉरिटी दे दी है, इंप्लाइड अथॉरिटी। तो देन वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे सन के पास तो बेटर टाइटल नहीं है, बाय इसके कंडक्ट से, फादर के कंडक्ट से क्या हो गया एक तरह से बेटर टाइटल। और बायर क्या होना चाहिए, गुड फेथ में बायर को लगना चाहिए कि सनी ओनर है एंड इनोसेंट बायर है एक्सेट्रा, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंड थिंग, सेल बाय मर्केंटेबल एजेंट, सेल बाय, सेकेंड एक्सेप्शन है सेल बाय मर्केंटेबल एजेंट। जो प्रोवाइजो है आपका, सेकंड प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो देखो, एक ही प्रोवाइजो इसमें,
प्रोवाइडेड दैट वेयर मार्केटेबल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, या तो विद द कंसेंट ऑफ ऑनर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट टाइटल टू द गुड्स, उसके पास पोजेशन है, उसकी डॉक्यूमेंट भी है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी के। एनी सेल मेड बाय हिम, उसने सेल कर दिया, वो ऑनर नहीं है, वो एजेंट है उस ऑनर का। व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं कि स्पेशली आज उसने वो एक्ट किया। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस मतलब जो कस्टमरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, एजेंट काम ही करता है, उसका जॉब है यही काम करता है, उसका एजेंट उस पर्सन के लिए वही काम करता है। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मार्केटेबल एजेंट शैल बी वैलिड, वो सेल क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम, प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट इन गुड फेथ and has not at the time of contract or sale notice that seller has not authority to sell। बट बायर का एक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, बायर का क्या होना चाहिए कि वो गुड फेथ में हो और वो उसको नॉलेज होना चाहिए अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सेक्शन 28, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैव द सोल पोजीशन ऑफ देम by the permission of the co-owner, by the permission of co-owner, the property in the goods is transferred to any person who buy them of such joint owner in good faith and has not at the time of the contractor's notice the seller has not authorized to sell। मतलब जब जॉइंट ओनर, ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा आपका, मतलब जब जॉइंट ओनर होगा सेक्शन 28 में 28 होगा, ठीक है। मान लो ए बी सी, ये क्या है, जॉइंट ओनर है। जॉइंट ओनर तीनों के राइट बनता है उसको सेल करने का, तो एबीसी राइट है। अब इन्होंने क्या किया, ए के पास उसकी पोजीशन रखी, पोजीशन इन तीनों ने अपने मिलके कंसेंट देके ऑथोराइज कर दिया कि ए के पास पोजीशन रखना है विद परमिशन ऑफ द अदर ओनर। बी और सी की पोजीशन दे दी किसके पास, ए के पास दे दिया, पोजीशन ए के पास है। ए ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी डी, किसको ट्रांसफर कर दी, ए सेल दैट, मान लो कार इन जॉइंट पे ले लिया, कार ले ली, अब कार इन सेल कर दी डी को, किसने, ए ने, तो डी ने गुड फेथ में वो कार परचेज की, एक्चुअली नहीं पता कि डी को कि ये जॉइंट ओनर कार है, डी ने कार परचेज की गुड फेथ में, बायर को ट्रांसफर हो जाएगी, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बायर को, अगर गुड फेथ में, और ही हैज नो नॉलेज, नोटिस नहीं है उसको कि ये एक्चुअल ओनर नहीं है या फिर ये जॉइंट ओनर प्रॉपर्टी है, तब भी क्या हो जाएगा, वो वहां पे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, बायर, इनोसेंट बायर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये कहां आ जाएगा आपका, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27, सेक्शन 28 में। देन सेक्शन 29 देखना विरक्त में एक बार, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स, जो सेलर ऑफ द गुड्स है, ऑब्टेन, ये जो ऑब्टेन पोजीशन, देखो पोजीशन देयर ऑफ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 1919A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंड एट द टाइम ऑफ द सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइंड, सब्सिस्ट होना चाहिए, अलाइव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम जब वो सेल कर, आगे फर्दर सेल कर रहा है। The buyer acquire a good title to the goods provided he buy them in good faith and without notice of the seller defect of title। देखो अगर हम सेल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सेक्शन 14 में बोलता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, नॉट फ्री कंसेंट इफ कॉज्ड बाय coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देन इट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अंडर 19 के अंदर क्या है आपका, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, 19A के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो सपोज ए है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है 19 और 19A के अकॉर्डिंग। मान लो बी ने फ्रॉड करके या ए ने फ्रॉड करके, किसी ने भी फ्रॉड किया, मान लो फ्रॉड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए ने फ्रॉड, बी ने एक साथ फ्रॉड किया, प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, अब प्रॉपर्टी किसकी पोजीशन में आ गई, बी की पोजीशन में, लेकिन उसने कैसे अलाइव, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑप्शन ऑफ द बी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ऑप्शन ऑफ द बी, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट उसने नहीं किया। अब बी ने क्या कर दिया, सॉरी,
कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, सॉरी ए की कंसेंट फ्री नहीं है यहाँ पे, ए की कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है, ए की कंसेंट थोड़ा सा चेंज करना, ए की कंसेंट फ्री नहीं है, बी ने प्रॉपर्टी ऑब्टेन की फ्रॉम द ए, कैसे की, अंडर द फ्रॉड, और बी की कंसेंट कैसे हुई, फ्री नहीं है, तो सॉरी ए की कंसेंट, ए के पास ऑप्शन है ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बी के पास प्रॉपर्टी है, और बी ने कैसे ऑब्टेन, अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट भी अलाइव है, अभी कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट है, अभी रिसाइन नहीं किया, बी ने क्या कर दिया, जल्दी से वो प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी, वी ने वो प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, सी को सेल कर दी, और बी क्या बन गया यहाँ पे, सेलर, बी क्या बनेगा, सेलर, सी क्या है, बायर, अब बी सेलर है, सेलर ने ऑब्टेन की थी ये प्रॉपर्टी जो इसने बी सी को दी, ऑब्टेन की थी अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट अभी अलाइव है, ए ने रिसाइन नहीं किया, इन दैट केस सी गुड फेथ में परचेज किया, सी को नॉलेज नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बी के पास अंडर फ्रॉड डिफेक्ट ऑफ द बी ने कोई फ्रॉड किया, वो डिफेक्ट अभी पता नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट का, कि प्रॉपर्टी अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया बी ने फ्रॉम द ए, ये डिफेक्ट इसका नॉलेज नहीं होना चाहिए सी को, देन अब सी को यहां प्रोटेक्ट किया जाएगा, सी तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, सी को प्रोटेक्ट, इनोसेंट है, सी इनोसेंट है, तो सेलर कौन है यहाँ पे, बी है, बायर कौन है यहाँ पे, सी है, सेलर ने यहाँ पे वॉइडेबल, सेलर ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन की किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है, और आगे सेल कर दी सी को, तो जो इनके भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैलिड माना जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जनरली देखा जाए तो इसके पास वैलिड टाइटल नहीं है, सेलर के पास वैलिड टाइटल नहीं है, फिर भी उसने प्रॉपर्टी आगे सेंड कर दी, तो लास्ट लाइन देखो, प्रोवाइडेड ही बाय देम इन गुड फेथ, जो बायर है गुड फेथ में परचेज की विद आउट नोटिस टू द सेलर और डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है, और उसको नोटिस नहीं है कि उसका डिफेक्टिव टाइटल है सेलर का, क्लियर हो गया कि समझ आ गया। Then next is section 30. Seller or buyer in possession after sale. Seller or buyer in possession of after sale. ये subsequent buyer को बात कर रहा है, subsequent buyer को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, यहाँ पे subsequent buyer को प्रोटेक्ट किया जाएगा, दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, where a person having sold goods continue or in possession of the goods or in document or title goods, the delivery or transfer by that person by a mercantile agent acting to for him of goods or document or title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale तो मतलब दो सेल होनी चाहिए, previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery or transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, with the person having brought or agreed to be goods by goods obtained with the consent of seller, possession of the goods or document title to thereof, the delivery or transfer by that person or by mercantile agent acting for him of goods in document or title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the lien or other right or original seller in respect of the goods shall affect as if such lien right did not exist, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, दो 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 फ्रेज बनेंगे, नंबर वन सेल बाय सेलर इन पोजेशन, सेल कर दिया सेलर फिर भी उसकी पोजीशन में, नॉट एक्चुअल सेल, उसने सेल अभी नहीं किया, मतलब उसकी पोजीशन में प्रॉपर्टी है, 30 क्लॉज बन लगता है। मान लो सपोज ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करनी, ए क्या है यहाँ पे, सेलर है, बी क्या है, बायर है, ठीक है। ए ने क्या कर दिया, अभी सेलर ए है, इसकी पोजीशन में है, बी ने बोला मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, सेल करो, ठीक है, सेल करो, देन पोजीशन नहीं दिया, अभी पोजीशन नहीं दिया इसको, बी को पोजीशन नहीं दिया, ठीक है, ऑनर बी बन गया, देखो ऑनरशिप के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डिलीवरी जरूरी नहीं है, ऑनर ये बन गया, कौन, बी बन गया ऑनर, ठीक है, ट्रांसफर हो गया उसको, ट्रांसफर बी को हो गया, बट पोजीशन किसके पास है, स्टिल ए के पास है, डिलीवरेबल स्टेट में था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया बी को, लेकिन पोजीशन बी के पास नहीं है, पोजीशन किसके पास, एक है। ए ने क्या कर दिया, जब इसके पास पोजीशन थी प्रॉपर्टी की,
ये ऑर्डर नहीं है अभी, इसने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, सी को सेल कर दी। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहले ए ने किसको सेल किया, पहला प्रीवियस सेल, प्रीवियस सेल इसको बोलेंगे, ये किसको किया, पहला सेल ए ने बी को। अब पोजीशन अभी बी को, कॉन्टिन्यू पोजीशन ए के पास ये प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो इसने सेकंड सब्सिक्वेंट सेल कर दिया, सब्सिक्वेंट सेल सी को कर दिया, सी को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, सी यहां पे प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट सेलर को यह प्रोटेक्टेड है क्लॉज 1 में। देन सेल बाय बायर इन पोजीशन, सेकंड क्लॉज बोलता है सेल बाय बायर इन पोजीशन, ये सेकंड क्लॉज है, मतलब ए और बी, बी यहां पे बायर है, ठीक है, पोजीशन बी को दे दिया, पोजीशन यहां पे बायर को दे दिया, पोजीशन किसके पास है, बायर के पास है, बट ऑनर अभी नहीं बना, इसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है, ऑनर अभी नहीं बना, ये नॉट बिकम ऑनर, ऑनर नहीं बना, कुछ कंडीशन फुलफिल करना, कुछ कंटिन्यू फुलफिल, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है, तो देन इसने क्या कर दिया, कंडीशन फुलफिल करने से पहले सेल टू डी, इसने डी को सेल कर दिया। पहले वाले में क्या था, सेलर की पोजीशन में था, ऑनर बी बन चुका है, फिर उसने पोजीशन कर दिया, सेल कर दिया। यहां पे क्या, बायर खुद अभी ऑनर नहीं बना, लेकिन पोजीशन उसको मिल गया, और उसने आगे किसको कर दिया, सब्सिक्वेंट बायर, सब्सिक्वेंट बायर प्रोटेक्टेड हियर, वो सेल भी वैलिड मानी जाएगी। अब उसको कंपेल की जगह रिटर्न करो, ठीक है, एक बार फिर से देखो, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स सोल्ड कर दिए, कंटिन्यू उसके पास, फिर वो कंटिन्यू है, और इज पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन उसके पास है, और इफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स और डिलीवरी और ट्रांसफर बाय द पर्सन बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट और टाइटल अंडर एनी सेल प्लेज और अदर डिस्पोजिशन देयरऑफ टू एनी पर्सन, वो सेल कर देता किसी दूसरे पर्सन को, कौन, सेलर, क्योंकि पोजीशन उसके पास है, बायर अभी दूसरा ऑनर, दूसरा आदमी बायर बन चुका है, पर्सन रिसीविंग द सेम इन गुड फेथ। अब एनी पर्सन मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की, रिसीविंग द सेम इन गुड फेथ, जो सब्सिक्वेंट बायर है उसने वो गुड फेथ में रिसीव की, एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, उसको प्रीवियस सेल का नॉलेज नहीं है, ये ऑलरेडी बिकी हुई गुड्स है, ऑलरेडी बायर इसका ऑनर है, shall have the same effect as if the person making the delivery or transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, तो वो ऑथोराइज हो जाएगा, वैलिड सेल माना जाएगा, ठीक है, जब क्लियर, जबकि वो ऑथोराइज नहीं है, ऑनर कौन बन चुका है, बायर, तो ये एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 27। then where a person having brought or agreed to buy goods obtain with the consent of seller, obtain के पास लिख लो आप पोजीशन, पोजीशन किसको मिल गया, बायर को मिल गया, with the consent of the seller, possession of the goods or the document title to the goods, the delivery or transfer by the person or by mercantile agent acting for him goods or a document of title under any sale pledge and other disposition there to any other person, मतलब subsequent sale की बात कर रहा है, subsequent buyer receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of original lien या other right to original seller, उस original seller के भी right बने हैं, क्योंकि अभी ओरिजिनल सेलर का ही राइट है, उसमें बायर को राइट ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ, और उसने आगे वो फर्दर सेल कर दिया, तो वो क्या माना जाएगा, गुड्स शैल हैव इफेक्ट एज इफ सच लियन राइट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मान के जैसे वो राइट वहां पे है ही नहीं है, क्योंकि वो भी वैलिड सेल, यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट किया गया, सब्सिक्वेंट बायर को प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, क्लियर, देन क्लियर हो गया, देन यहीं से थ्योरी स्टार्ट होती है अनपेड सेलर की, अनपेड सेलर की, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, होप कि आपको समझ आ गया होगा, देन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ओके।